नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। भले ही इस बार वो अपने सहयोगी दल एनडीए के साथ जो है सत्ता में काबिज होंगे, मगर आज आप देखिए कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में और उसके बाद नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और जानकारी के मुताबिक 9 तारीख को शाम तकरीबन 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, यानी कि देश भर में बीजेपी सरकार एक बार फिर से और प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी। मगर इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। इस बार आप देखिए कि विपक्ष ने भी मजबूती के साथ कमबैक किया है, मजबूती के साथ देश भर में चुनाव लड़ा है। और इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंडी गठबंधन, और इसके साथ इंडी गठबंधन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। तमाम चीजों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से आप देखिए कि भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी से शैलेश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी शैलेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, आज उन्हें एनडीए का नेता चुन लिया गया है। पहले क्या कहेंगे ये बता दीजिए। देखिए इशिका जी, देश के इतिहास में ये बड़ा सौभाग्यशाली और ऐतिहासिक पल है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी संसद एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, देश की जनता के लिए ये एक सुखद पल है, एक जोश का पल है। और इसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने लगातार मेहनत की, समस्त नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जी भीमराज जी, इंडिया अलायंस लगातार कह रहा था कि इंडिया अलायंस ही, जो इंडी गठबंधन है वही सरकार बनाएगा, बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे। मगर आज माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया और 9 तारीख को शपथ भी ग्रहण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। क्या कहिएगा? देखिए, इसी का लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और जनता जो मैंडेट देती है वो सब कुछ होता है। और इसी को, ये लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीर है। और प्रधानमंत्री बनने पर, उनको तीसरी बात देने पे हम तो बधाई देंगे उनको, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, किसी एक गठबंधन के या पार्टी के नहीं है। और अब देखने वाला विषय है कि जो इन्होंने वादे किए हैं जो इलेक्शन के दौरान, क्या वो पहले की तरह रहेंगे या पूरे कर पाएंगे। क्योंकि पहले वाले वादे भी इनके को तो जुमले साबित हुए, क्या अब वाले भी वादे ये पूरे कर पाएंगे। जो किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला, दलित, आदिवासी और जो देश के अंदर चुनौतियां हैं, क्या उनको पूर्ण कर पाएंगे या फिर वो जुमले साबित होंगे, ये भविष्य बताएगा। आने वाले इनके लिए ये चुनौतियां साबित होगी कि देखिए गठबंधन के सरकार साथ ये कैसे सरकार चलाते हैं। जी शैलेश जी, आपका रुख करूंगी। देखिए भीमराज जी ने बड़ी सही बात कह दी। ये जो मुद्दे हैं, फिर आप चाहे महिला अत्याचार को ले लीजिए, भ्रष्टाचार को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, पिछले 10 साल पहले भी ये मुद्दे ऐसे ही बने हुए थे। नरेंद्र मोदी के 10 साल के माफ कीजिएगा कार्यकाल के समय भी ये मुद्दे ऐसे ही बने हुए थे। और अब अगले 5 साल जब नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तब भी विपक्ष इन्हीं मुद्दों को साथ लेकर के, इन्हीं मुद्दों को अपने साथ लेकर के जनता के सामने उतरे हैं। क्या कहिएगा, इस बार इन इश्यूज को, इन मुद्दों को सॉल्व कर पाएगी बीजेपी? देखिए शिका जी, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में अगर किसी एक आंदोलन, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरीके से तमाम, आप देखिए ये जो इंडी गठबंधन बना, ये जो बारात इकट्ठी हुई केवल इसीलिए इकट्ठी हुई थी कि ये सारे वो लोग थे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप थे और इसी कारण से सब लोग एक होते गए। वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे जैसे चुनाव के परिणाम आए, जैसे जैसे ध्यान होगा, कल आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा हम अब अलग हो रहे हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य अलग था कि नरेंद्र मोदी को हराना, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अब इनकी बारात धीरे धीरे छटकने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए के घोषणा सरकार ने जो वायदे किए हैं, उस हर वादे को देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमारे द्वारा काम किया गया,
नारियों के लिए काम किया है। हम लोग जिस तरीके से देश में जाति और धर्म की राजनीति हम बात करते हैं, गरीब, युवा, महिला, इस तक किसान, हम ज्ञान की बात करते हैं, और उसके लिए लगातार काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होंगे, और जिस तरीके से विकसित भारत की संकल्पना जो 2047 पे है, उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। जी जी। अच्छा शैलेश जी, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मुद्दे तो गिना दिए और इनके आपने बता भी दिया कि 10-10 सालों में क्या क्या हुआ, मगर कुछ मुद्दे जो कि बीजेपी के कोर इश्यूज कहे जाते हैं उन पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। फिर उसमें है मुस्लिम आरक्षण, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, अग्निवीर, जातिगत जनगणना, यूसीसी, क्या इनसे कैसे बीजेपी पार पाएगी? क्योंकि इनका जवाब अभी तक जनता को और विपक्ष को भी ढंग से नहीं मिल पा रहा बीजेपी नेताओं की ओर से, क्या कहिएगा? देखिए, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर एजेंडे को, जिसमें चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, जिस विश्वास के साथ, जिस मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ पूरा किया, उस भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और निश्चित रूप से हम एनडीए की सरकार के रूप में आए हैं, समस्त जितने भी गठबंधन के दल हैं, जो हमारे 15 दल हैं, गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर जो वायदे किए हैं, उस हर वायदे को, उसमें चाहे कोई भी वायदा हो। मेरा भीमराज जी माफ कीजिएगा, शैलेश जी प्रश्न आपने शायद सुना नहीं। मैं बात कर रही हूँ, मैंने सुन लिया, बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ अग्निवीर योजना की, यूसीसी की, जातिगत जनगणना की। ये जो बीजेपी के कोर इश्यूज है, बीजेपी इनसे कैसे पार पाएगी? मैंने भी शिखा जी आपको बीजेपी के कोर इश्यू बताए थे कि धारा 370 भी हमने पूरा किया, ट्रिपल तलाक भी हमने पूरा किया, श्री राम मंदिर का जो जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से राजीनामा करके, समझौता करके, जिस तरीके से हमने दूसरे पक्ष के साथ पूरा किया, तो मैंने वही कोर ग्रुप अपने एजेंडे बताए थे। और उन्हीं एजेंडे के लिए मैं कह रहा हूँ कि सहयोगी दल के गठबंधनों को साथ लेकर, उनके बात कर, समन्वय स्थापित कर, अपने जो एजेंडे हैं, जो अपने बात है, उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करिए, पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरा करेंगे। मैंने कहा समन्वय के साथ, गठबंधन के सहयोगियों के साथ। जी, मैंने वही बात कही जो आपने पूछी थी। जवाब से जो जवाब ये दे रहे हैं, क्या कहिएगा? आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं? देखिए, इसका शैलेश भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की बात जरूर करेंगे, और गठबंधन जो इनकी 15 पार्टियां हैं उनकी बात जरूर करेंगे। जी ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम बात करेंगे कि इनके समन्वय के साथ बात करेंगे, तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या समन्वय इस बात पे बैठ जाएगा जो अग्निवीर की आपने लागू की देश के अंदर, और जो एक युवाओं की पीठ में छोरा गोपा गया, और जो आपकी सहयोगी दल की पार्टी है उसके नेता कैसी त्यागी कर रहे हैं कि अग्निवीर वापस खत्म करनी पड़ेगी, और देश को वैसी आर्मी की जो भर्ती का प्रक्रिया था उस तरह लागू करना पड़ा, जो सीटें आपने कम की उसको पूरा करना, अग्निवीर खत्म करनी। क्या इस बात पे वो पाएंगे? क्योंकि अग्निवीर युवाओं की पीठ में छोरा। दूसरी बात करना चाहता हूँ महिलाओं की, क्या इस बात पे अभी कह रहे हैं कि हम समन्वय के साथ करेंगे, क्या इस बात पे हो पाएंगे कि जिन 47 बलात्कारियों को टिकट दी बीजेपी ने, और वो संसद में, क्या संसद की गरिमा से बढ़ेगी या घटेगी? और क्या मणिपुर के ऊपर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी? क्योंकि मणिपुर देश का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। आप बात करते हो तो बताइए उन मणिपुर की महिलाओं को जिनको न्याय नहीं मिला, उनके साथ आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और उनके जो पीड़ित आज भी शिविरों के अंदर है, और उनका साथ क्या होगा? क्या आपके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था? एक सेकंड इसका मैं पूरा करता। और जो एजुकेशन का सेक्टर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आप वर्ल्ड एजुकेशन के अंदर 2014 से पहले यूनिवर्सिटियों का, आईआईटी का, आईएम का और अदर यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग स्टोर था, तो वो आज के दिन गिरता जा रहा है। उसके बारे में आपकी राय क्या है? और तीसरा मैं पूछना चाहता हूँ किसानों के बारे में। आपने 3 काले कानून थोपे गए, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। मैं मेरे मित्र से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, उसी का ही जवाब लूंगा, उसका पूरा ध्यान से सुनिए शैलेश जी। क्या मैंने बार बार बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल पूछा है कि 2 आदमी, शरद मराठे, आप नाम नोट करना, और संजय मरीवाड़ा, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और गुजराती हैं और अमेरिका में रहते हैं। क्या किसानों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएंगे खेती कैसे की जाती है? और 3 काले कानून के लिए जो कोर कमेटी आपने बनाई थी, जिसमें नीति आयोग के हैं, उसमें कोई किसान संगठन या किसान नेता या कृषि विशेषज्ञ क्यों नहीं थे?
और चौथा पूछना चाहता हूँ, क्या नोटबंदी के मामले में क्या देश के सामने आप अपनी राय प्रकट कर पाएंगे कि आखिर किसके इशारों पे की और कौन लोग थे, और क्या पुलवामा का हमले का सच जनता के सामने आ पाएगा? और तीसरा मेरा सवाल है कि किसानों के ऊपर जो टैक्स छोपा जा रहा है, जीएसटी, आप एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदिए 5% है, और किसानों के बीज जो बीज हैं और संयंत्र है उन पे 12 से 22%, 12 से 22% इनका, इन पे इस पर कुछ कहें। और एक सेकंड और, एक ही सेकंड है, और जो नरेगा मजदूर हटाए गए थे 10.73 करोड़ नरेगा मजदूरों को आपने लोकसभा चुनाव से 3 महीने पार लगे उनका दादा। हाँ जी, हाँ जी जी, अनुभव हो गया पूरा, बस यही था। देखिए, ये भीमराज जी मेरे संग लगभग 5-7 बार के विभिन्न चैनलों के माध्यम से डिबेट में जुड़े हैं, हमेशा यही प्रश्न पूछते हैं और हमेशा इनके उत्तरों की आदत होती है। एक बात बताइए, किसानों के लिए जितना, पहले बात सुनिए भीमराज जी, जब मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए, जो आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। बीच में काटना है तो मैं आपको भी काट सकता हूँ, ठीक है ना, मैं भी काट सकता हूँ, लेकिन ये वो चैनल नहीं है जिस पर डिबेट जैसे होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शांति से सुनिए। मैं शांति से सुना, पर मैंने हमेशा सवाल होता है, आप जवाब दे दीजिए, मैंने पूछा आप जवाब दे दीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवाल के नहीं, चैनल की बात, डिबेट की बात बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी जो बात पूछ रहे हो किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था जितना किया है, 6 गुना बजट जो आपने 17 साल में नहीं कर पाए, 21,000 नौकरियों का 1,25,000 करोड़ बजट हमने किया था। जिन मणिपुर की बात कर रहे हो आप, शायद भूल गए होंगे, मणिपुर में आपके राज में जब आपकी सरकार थी, आपने नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई थी। जवाब तक आपके तो राजू पायलट जो गृह राज्य मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया था, और जब एनकाउंटर हुए थे 2000 मनमोहन सिंह जी 17 से एनकाउंटर, तो उस समय तक सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया था। तो जरा आप अपने आईने में जागिए। अब आप तीसरी बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सब किसकी बात की थी आपने, किसान मणिपुर, और बताइए एक बार पूछे थे आप मुझे, नरेगा मजदूर। देखिए नरेगा मजदूरों को सरकार का निर्णय है, सरकार ने लिया है, और सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, निश्चित रूप से अब चुनाव निकल चुके हैं, उसके बाद जो भी उनकी भर्ती होगी, जिस प्रक्रिया, जिस तरीके से आपके द्वारा असंवैधानिक, आपके तो तमाम भर्तियों के कागज मांग लिए सरकार ने, जिस तरीके से आपने दुनिया भर की भर्ती की है, और जिस तरीके से एक बार पीटीआई घोटाला, फार्मासिस्ट घोटाला, नीट घोटाला, सारे घोटाले निकल रहे हैं, तो इसके आपकी सरकार की कोई सी भर्ती हो उसमें कहीं कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। तो इसलिए सरकार के ऊपर, प्रश्न के ऊपर, अब आप एक बात बताइए मुझे कि आप ये कह रहे थे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर ये करें, आज विश्व में हमने इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचाया है? आपके टाइम पे कितनी थी? मनमोहन सिंह जी थे जब 11वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पर लेके आए, ये इस देश की जनता को हमने दिया है। आपके टाइम पे महंगाई कितनी थी? आप जरा उसका आकलन करिएगा। आपके टाइम पे बेरोजगारी कितनी थी? जरा आप उसका आकलन करिएगा और आंकड़ों के साथ बात कीजिएगा। इसलिए देश की जनता ने निर्णय सुना दिया, देश की जनता ने कह दिया है कि लगातार 2014, 2019 और 2024 में आपकी पार्टी को 100 के अंदर सिमटा के रख दिया है। देश की जनता जानती है कि आपकी पार्टी और आपके नेतृत्व पर देश के भविष्य को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने निर्णय उनके में सुनाया है और सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में सौंपी है। जी भीमराज जी, आपका रुख करूंगी। आपने अपने प्रश्न तो पूछ लिए, मगर मेरा ये प्रश्न आपसे है, इंडिया अलायंस के बलबूते इस बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ कमबैक किया, लेकिन ये जो इंडिया अलायंस है ये कब तक चल पाएगा? क्योंकि इसमें तो अभी से फूट नजर आने लगी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि विधानसभा चुनाव अलग से लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो ये जो इंडिया अलायंस है कहाँ तक जाएगा, किधर तक चलेगा? यूपी में समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ने की बात लगातार कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसी का पहले जो मैंने सवाल पूछे थे, मैंने पूछा था कि किसान आंदोलन, किसान जो 3 काले कानून आप किसानों के खिलाफ लाए थे, उसमें 2 आदमियों का नाम पूछा था, उसका मेरे को जवाब नहीं मिला। और मैंने 10.73 करोड़ नरेगा मजदूरों पूछा था, और नरेगा स्कीम के, एक सेकंड जो यार चर्चा करें, नहीं सवाल होता है उसका मैं पर्टिकुलर पूछता हूँ, आंकड़ों की बात कर रहे थे मेरे भीतर। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेगा स्कीम के अंदर सरकार के अधीन है, आधार कार्ड भी केंद्र सरकार के अधीन आता है, और बैंकिंग सेक्टर भी केंद्र से, उसका मेरे को जवाब नहीं मिला। और दूसरा, मेरे मित्र ने जिक्र किया महिलाओं मणिपुर का ये था कि जो वर्तमान में हालात है, वर्तमान में सरकार, केंद्र सरकार में भाजपा की, अरे सर जी ऐसे सरकार में मैंने तो आपको बताया था ना, 2013 में मनमोहन जी की सरकार में कितने 17 से एनकाउंटर हुए थे, और जो नोटबंदी किया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को बिल्कुल खारिज की थी। अब आप बीच में बोल, मैं ये पूछना चाह रहा, मेरा सवाल ये था कि जब आज हालात है उसको कंट्रोल कैसे करोगे, या पीछे वाला अपने गीत गाते रहेंगे? तो आज के हालात की बात कर रहा हूँ, तो आज
आज के हालात में आपकी सरकार द्वारा किया हुआ कोई एक काम बता दीजिए। मेरा इतना एक ही शॉर्ट में सवाल है, ये लो बस बात मणिपुर में आज की डेट में जो अशांति हुई थी, जिस कारण उसको पूरी सरकार ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया। माननीय गृह मंत्री जी 2 दिन लगातार रहे, आपके तो सदन में जवाब तक नहीं दे पाए थे, और हमारे तो और सारे कंट्रोल करने के बाद आज मणिपुर में चुनाव भी हुए। ये देश में कानून है, जो परिस्थितियां थी जिस कारण से वो आपको मालूम है किस कारण से, लेकिन आप लगातार, आपको ध्यान होगा जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी 1.5 साल तक हिंसा रही थी। और जब एक मिनट रुकिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी, आप कह रहे हो, पहली तो बात है बीजेपी का कोई लीडर वहां पहुंचा नहीं मणिपुर में दंगों के दौरान, और आपकी बीजेपी पार्टी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और दंगों के दौरान आपकी पार्टी में और आपकी सरकार द्वारा कहा गया कि हमको कि वो ऐसी लिस्ट से हटाएंगे, वहां दंगे और बढ़ के थे, आपका कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सबसे बड़ा घोटाला, उसके बारे में आपकी सरकार का कोई बयान नहीं आया, और नोटबंदी के अंदर देश को कितना नुकसान है उसका भी आपने नहीं कहा। तब नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था आपको पता है क्या? नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाएं माना था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है मेरी। नोटबंदी के ऊपर, नोटबंदी की सारी याचिकाएं खारिज करते हुए सही माना था। आपको आप किसी चीज गलत मानो उसकी जवाब में, अरे इसी का यदि इनको जवाब देना है तो जब वक्त था उस टाइम नोटबंदी पे देते थे। मैंने पूछा था, आप बीच में बोल के डिबेट को डिस्टर्ब मत करिए आप। और बेरोजगारी का सवाल, नहीं, जब आप बोल देते मेरे को जवाब, हम नहीं, जब आप बोल देना चाहिए था उस टाइम आपको जवाब। एक प्रश्न ठीक है, उसका जवाब दे मैं एक सेकंड में कर एक मिनट। दूसरा, बेरोजगारी पे ये था कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों के अंदर आज 25 लाख से ऊपर जो सीटें खाली है उनमें भरने का क्या प्लान था, और नहीं तो पहले इन्होंने चुनाव के दौरान कोई पाइपे दी, और आज सरकार का क्या व्यक्तित्व है और सरकार का प्लान क्या है सर, ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। अब पूछिए, आपका सवाल इसी का मैं आपका जवाब दूंगा। इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे भीमराज जी, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ये जो इंडिया अलायंस है ये कहां तक जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐलान कर चुकी है कि अलग से चुनाव लड़ेगी, उधर यूपी में कयास है कि समाजवादी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, तो ये जो इंडी गठबंधन आप लोगों ने बनाया है ये कब तक चलेगा? इसी का कल तो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि अभी जो गठबंधन था हमारा लोकसभा चुनाव को लेकर बना था, और लोकसभा चुनाव हमने हमारी मजबूती के साथ लड़ा। अब रही बात आगे विधानसभा, जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो रहे उनको लेके अलग से मीटिंग होगी, और उसके बारे में अलग से अपनी प्लानिंग करेंगे। यदि हुआ तो हम साथ लड़ेंगे, और यदि नहीं हुआ तो हम अलग लड़ लेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत। अभी उसके बारे में हमको बयानबाजी करना जल्दी, क्योंकि अभी तो सरकार भी नहीं बनी है, गठबंधन विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा, सारी चीजें होंगी उसके बाद। ये तो है नहीं कि 10 दिन बाद लो विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, और वक्त के आने पे अपना फैसला जाहिर हो जाएगा, और आपके चैनलों के माध्यम से जनता को भी बता दिया जाएगा। जी शैलेश जी, आप क्या कहेंगे इंडिया अलायंस को लेकर? देखिए, ये एक ऐसा गठबंधन था जिसका उद्देश्य केवल एक मात्र था। कभी इनका उद्देश्य था किस तरीके से मोदी को सरकार बनाने से रोकना है, और इन्होंने इसके लिए रिजल्ट आने के बाद प्रयास भी किए। चंद्रबाबू नायडू पर डोले डाले, अपने इन पर नीतीश कुमार जी पर डोले डाले, लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन आज मजबूत है, और जिस तरीके से आपने सुना होगा संसद में जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, और जिस तरीके से नायडू जी और नीतीश कुमार जी ने कहा, स्पष्ट रूप से मोदी जी के समर्थन में करते हुए जिस तरीके से कहा कि बचे कुछ जितने दल हैं ये धीरे धीरे सब, और उसके परिणाम आने लग गए। आपको ध्यान होगा आम आदमी पार्टी का परिणाम आ गया, और जैसे हमारे भाई भीमराज जी कह रहे थे कि ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, तो ये लोकसभा चुनाव का गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं हुआ? ये लोकसभा चुनाव का गठबंधन बंगाल में क्यों नहीं हुआ? ये लोकसभा चुनाव का गठबंधन केरल में हुआ, तो राजस्थान में कई जगह क्यों नहीं हुआ? और अब दूसरा, उन्होंने कहा था 2 मीटिंग कर ली, मुझे बुलाया नहीं, और फिर डोटासरा जी कह रहे हैं कि एक आप छोटे दल हो। तो इनके यहाँ क्या है कि धीरे धीरे जो 15-37 दलों का झुंड जुड़ाता है, धीरे धीरे अपने आप जिस दिन सरकार शपथ लेगी, और सरकार शपथ लेने के बाद धीरे धीरे इनको सबको लग जाएगा कि अब अपने अपने इनके स्वार्थ सबकी पूर्ति किस तरीके से होंगे, तो इस बात को छोड़कर सब अलग अलग हो जाएंगे। इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है, एक अल्पकालिक
टेंडर प्रक्रिया थी, जिसका पूरा हो गया काम इसका चुनाव के साथ। जी अच्छा, भीमराज जी, शैलेश जी, आप दोनों से ही पूछना चाह रही हूँ। पहले भीमराज जी आपसे, राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन के बिखरने की खबरें, जो कवायद है वो लगातार तेज होती जा रही है। नागौर में आप लोगों ने चुनाव लड़ा आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ, उनके साथ गठबंधन करके। अब अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, हनुमान बेनीवाल जी को न्योता नहीं भेजा जाता है, उन्हें इन्वाइट नहीं किया जाता है बेसिकली, और फिर वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ मुखर हो जाते हैं, मीडिया में बयान देते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, जबकि इंडिया गठबंधन को आरएलपी की वजह से ही सबसे ज्यादा वोट मिले। उधर उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बाद बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है? हनुमान बेनीवाल जितने दिन अच्छे थे, जितने दिन बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ, वही हनुमान बेनीवाल है। यदि उनको सही रखते तो उनके साथ ही थे, हमारे साथ तो नहीं थे, हमारे तो विरोध में थे वो। अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ हैं और साथ रहेंगे। और बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी तो कह रही थी कि हम तो 25 की 25 जीतेंगे राजस्थान के अंदर, कांग्रेस तो होगी नहीं, और कांग्रेस सेंटर के अंदर 30 सीटों से ऊपर नहीं आएगी, और वो लोग खत्म होने की कगार पे है। ये बीजेपी के और बीजेपी नेताओं के बड़े बड़े बयान थे। सलेश जी ने भी एक दो डिबेट में कहा होगा, और ये तो कह रहे थे हम 400 पार लाएंगे, बीजेपी तो 300 पार आएगी, 400 आएगी, संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आखिर ये कुछ नहीं हुआ, जनता आईना दिखा दिया है, और जो किए हुए हैं उसी हिसाब से मैंडेट देती है। मोदी जी भी 4 लाख से जीते थे, वो 1.5 लाख से जीते, और जो सारे धार्मिक अनुष्ठान है, जो तीर्थ धार्मिक जो स्थल है, वहां से सभी जगह से चुनाव आ रही है बीजेपी। सीकर देख लीजिए, खाटू श्याम जी देख लीजिए, अपने सालासर चूरू देख लीजिए, चित्रकूट देख लीजिए, और अयोध्या देख लीजिए, सब जगह बीजेपी आ रही है। जनता का काम चाहती है, जनता चाहती है कि जनता का पहला जो विकास की सीढ़ी है वो एजुकेशन है, उसके बाद भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें एग्रीकल्चर है, फिर भारत के अंदर मजदूरी है, और भारत के अंदर रक्षा और सुरक्षा और महिला है। तो बीजेपी ने इन सेक्टर के अंदर कुछ नहीं किया। महिला का आपको मैंने अभी बताया ही है, और दूसरा एजुकेशन का सेक्टर दिन प्रतिदिन इन्होंने गिरा है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस मजबूत हुई है और कम बैक किया है, और कम बैक किया तभी आपके सामने सीटें मिली हैं, और इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ है। बीजेपी को प्रॉब्लम है इससे, तो इसका हमारे नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने मजबूती के साथ कमबैक राजस्थान में किया है। हनुमान बेनीवाल की हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है, मगर वो तो उनके जो अभी जो रवैया है उससे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि लंबे समय तक साथ रहेंगे। खैर वो बात अलग है, वो समय पर छोड़ देते हैं। मगर आप ये बता दीजिए कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, हनुमान बेनीवाल जो कि आपके साथ लगे, जिन्होंने नागौर से लोकसभा का चुनाव भी जीता है, उन्हें इसमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसी का मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ कब आए और कब इनको छोड़ा? इन सिर्फ बीच में छोड़ गए, किसान आंदोलन में इनको छोड़ कर रवाना हो गए थे। इन्होंने किसानों को पीठ में छुरा घोंपा था 3 गाड़ियों, जब अकाली दल और ये दोनों छोड़ के चले गए थे, तब इनको दिखा नहीं था। हनुमान बेनीवाल तो यदि इनको कोशिश करनी थी तो इन्होंने कभी नहीं की। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ है, और हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान यूनिवर्सिटी से लेके आज तक लड़ते हैं। और आज उनका ये भी स्टेटमेंट आप बड़ा ध्यान से पढ़िए, बोले मैं बीजेपी के खिलाफ किसानों, छात्रों और नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, और मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, और साथ ही रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी शैलेश जी, आपका रुख करूंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में कमजोर पड़ी है। देश पर तो खैर फिलहाल बात नहीं करते, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी कमजोर हुई है, मात्र 14 सीटें ही जीत पाई। विपक्ष ज्यादा मजबूती के साथ सामने आए। क्या लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी राजस्थान में भाजपा की, जो पुराने नेता थे, उनकी अनदेखी करना बीजेपी को भारी पड़ गया? ये पुराने नेता, भाजपा के सीनियर लीडर, सब लोगों ने लगातार काम किया। जो कुछ सीटों पर जिनको नुकसान हुआ, निश्चित रूप से हम स्वीकारते हैं कि हमको राजस्थान में नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि कई बार कई सीटों पर स्थिति ऐसी होती है, इक्वेशंस कहीं जाति के कारण, कहीं किसी चीज के कारण, कई क्षेत्र के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और हम निश्चित रूप से स्वीकार करने के साथ हमारी पार्टी की स्वस्थ परंपरा है कि हम उसकी समीक्षा करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये दावा भी करते हैं कि इन जो समीक्षा करने के बाद जो परिणाम आएंगे उनका आगे लाते हुए अगली बार हम उन्हें उसी पुनरावृत्ति को करेंगे जो जिस तरीके से 25 सीट होगी। यहाँ तक अभी भीमराज जी कह रहे थे कि कांग्रेस की आगे बढ़ी है और जो जनता सब देखती है, बिल्कुल 10 साल का एनडीए का शासन, और उस शासन को देखने के बाद भी आज स्थिति है, जनता ने ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कम हुई है, हम स्वीकार कर रहे हैं पूरे, लेकिन आप जनता ने ये भी निर्णय लिया है कि अभी भी देश के मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक दृष्टिकोण है, और जो मजबूत गण नेतृत्व रखते हैं।
यही कारण है कि आप देखिए ईशिका जी, इनका 37 दलों का जो गठबंधन का झुंड था वो भी 2 से 40 सीट नहीं ले पाया पूरा मिला के, जितनी भारतीय जनता पार्टी की अकेली आई है। अगर आप इसको ये कहना चाहोगे कुछ लोग फेल हो रहे थे और सप्लीमेंट्री पास हो जाए खुश हैं, निश्चित रूप से उनको खुश होने का अधिकार है, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो टॉप आने की तमन्ना रखती हैं। परसेंटेज कम हुई है लेकिन आलू काम मिल गया, पहली बार 10 साल में इनको एक जरूर पोस्ट मिल गई, विपक्ष का नेता बनाने का अधिकार मिल गया, जो पिछले 2 बार से नहीं था। इसके लिए मैं इनको जरूर बधाई दूंगा। जी चलिए शैलेश जी, कह रही है तो समय पर छोड़ देते हैं कि बीजेपी इस बार कितनी मजबूती के साथ एक सेकंड जनता के मुद्दों पर काम इसी का एक सेकंड। जी भीमराज जी, समय की थोड़ी मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं 10 सेकंड पूरा कह दूंगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इनका खुद का गठबंधन तो गठबंधन है, इनके गठबंधन में 40 पार्टियां, हमारे 37 पार्टियां हैं। जब इनके हमारे वाली की बात होगी, इनका गठबंधन, आप वाली बात बिखर रही है, जुड़ नहीं रही है उसके अंदर, और आपसे जनता दूर होते जा रही है। राजस्थान देख लीजिए, आपने यूपी को 15 में से एक भी नहीं है, एक भी सारे सारे 15 की 15 थे, 15 की 15 थे, आम आदमी पार्टी 15 की 15 थे, 15 की 15 थे, पता कर लेना आप इस ये बात 15 की 15 बिखर रही है, 15 की 15 आपका मैं 15 की 15 थे। बीजेपी बिखरी है, इसके अंदर आप खुशी मत मनाइए, बीजेपी बिखरती जा रही है। और जो बीजेपी तो आज भी आपके झुंड के सब 37 पार्टियों के गठबंधन से सबसे बड़ी अकेली पार्टी है। जब आप चर्चा वोट प्रतिशत जनता को स्वीकारिए, वो खत्म हो गया, प्रतिशत था, जनता को स्वीकारिए, वो जुमले साबित हुए, जनता ने आपको नकारा है। जनता को स्वीकारिए, आपकी 37 पार्टियों की बरात से अकेले हमारे बीजेपी की सीट जहां है, इस बात को स्वीकार करिए। हमारी 2 से 40 सीट अकेले की है, भ्रष्टाचारी आप थे और आपकी बारात में बलात्कारी थे और भगोड़े थे। ये जनता जानती है 12 लाख करोड़ घोटाले किसने किए, इसलिए यूपी घर बैठा दिया आपको, आपकी पार्टी लगातार 15 साल हो गए आपको घर बैठे बैठे, 15वां साल शुरू हो गया। सुनिए मेरी बात, आप घर बैठे कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में एक अधिकारी ने जवाब दोनों को रोकना चाहूंगी। देखिए ये जो बात है, जो मुद्दा, ये समय पर छोड़ देते हैं कि कितनी मजबूती के साथ सत्ता बीजेपी इस बार संभालती है। आम जनता के, देश की जनता के जो कोर इश्यूज है, जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य समस्या है, उनका निवारण अब अगले 5 सालों में बीजेपी किस तरह से कर पाएगी, ये वाकई में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो कुछ कामकाज हुए उन्हें तो लगातार बीजेपी गिना रही है, मगर अब मुख्य मुद्दा ये है कि अगले 5 साल तक बीजेपी क्या कुछ आम जनता के लिए, आम जनता के हित में करने जाएगी, ये बड़ी चुनौती है। खैर ये बात समय पर और हमारे दर्शकों पर छोड़ देते हैं, वो क्या कुछ कमेंट में लिखते हैं। और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।